हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों। वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इसको हम किस तरह से निकालते हैं और पीरियड और ग्रुप में जाने पर ये किस तरह चेंज होती है, उसके बारे में हम आज बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे कि हम आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी एटम में से उसके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये है, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से निकाल कर उसे इन्फिनिटी तक इतने दूर ले जाने के लिए कि उस न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर खत्म हो जाए, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इन्फिनिटी जो है बच्चों, इसकी पोजीशन है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। और क्योंकि एटम जो है बहुत छोटा होता है तो इनकी इन्फिनिटी पोजीशन जो होती है वो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितनी भी हो सकती है। यहाँ आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें न्यूक्लियस जो है बच्चों, इसके अंदर 4 प्रोटॉन हैं। हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो सिर्फ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है ऐसे एटम में से जो कि आइसोलेटेड हो, अकेला हो, न्यूट्रल, उदासीन हो। और एक कंडीशन जो और होनी चाहिए जिस समय हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए, वो है गैसियस एटम। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, तो उसे हम कहते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ जो वर्ड है आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस, इन तीनों के अलग अलग मीनिंग है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ मूव कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर बच्चों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन जो है प्लस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। तो हमें पता है कि दो पार्टिकल्स अगर अलग अलग चार्ज है उनके ऊपर तो उनके बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बता सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R जो है डिस्टेंस है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस से। Q1 और Q2, अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q1 मान लेते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को Q2 मान लेते हैं, दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें निकालना है। तो K Q1 Q2 बॉन R का स्क्वायर। R जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस है। क्योंकि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए बच्चों हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी देने की, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के इफेक्ट से बाहर हो सके और उसको हम आसानी से निकाल सकें। वही एनर्जी बच्चों हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये बाहर निकलकर इन्फिनिटी पोजीशन पे जाएगा और एटम जो है बहुत छोटा होता है, उसके लिए इन्फिनिटी पोजीशन 2, 3, 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसे ही बच्चों हम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला एटम हमें कहाँ मिलेगा? अकेला एटम हमें सिर्फ गैसियस स्टेट में मिलता है, क्योंकि गैसेस जो होती है बच्चों कभी भी आपस में बंद नहीं बनाती हैं। उनका बाहरी शेल जो होता है, वैलेंस शेल जिसे हम कहते हैं, पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। इसलिए आइसोलेटेड एटम जो होता है वो हमेशा गैसियस स्टेट में ही पाया जाता है। आइसोलेटेड एटम हमें तभी मिलेगा जब एटम एक दूसरे से दूर हो, जो कि हमें गैसियस स्टेट में मिलता है। इसको हम बच्चों एग्जाम्पल दे के भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और हमारे पास खूब सारी चॉकलेट्स हैं। हमने चॉकलेट्स जो है पूरी क्लास के बीचों बीच रख दी और सभी बच्चों ने आके खा ली, लेकिन हमें यह आइडिया नहीं हुआ कि किस बच्चे ने कितनी चॉकलेट खाई। अगर हमें पता करना है कि किस बच्चे ने कितनी चॉकलेट खाई तो हमें हर बच्चे को अलग अलग बिठाना होगा। उसी तरह से अगर हमें पता करना है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एटम में से, तो हमें एक आइसोलेटेड बिल्कुल अकेला एटम लेना होगा जिसपे किसी दूसरे एटम का कोई प्रभाव न हो। तब उस समय उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसको बच्चों में इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक एलिमेंट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हमारे पास M+ बच गया और जो हीट हमारी रिक्वायर्ड होती है उसको हम डेल्टा H कहते हैं। डेल्टा H की वैल्यू जो है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट लग रही है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। हिंदी में उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी, ऊष्मा सोखने वाली। और अगर इस रिएक्शन में हीट निकल रही है तो उसको बच्चों हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। अब क्योंकि हमारी रिएक्शन जो थी जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल रहा था, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही थी, तो सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसको हम डेल्टा H बोलते हैं उस एनर्जी को, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो एनर्जी हम देंगे उसको हम बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है।
तभी हमारा इलेक्ट्रॉन वहां से निकल पाता है। इसको मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख लिया है कि एनर्जी लेगा या एनर्जी देगा या एनर्जी निकलेगी। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई होगी। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसके बारे में बच्चों और भी पढ़ेंगे। यहाँ सोडियम एटम का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं इसमें। हम न्यूट्रॉन की बात यहाँ नहीं करेंगे। जब आयोनाइजेशन एनर्जी हम देखेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, नंबर हमेशा प्रोटॉन्स के बराबर हो। जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों 10 हो गए, जबकि प्रोटॉन जो है हमारे उतने ही रहेंगे। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी जो है बच्चों देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा यहाँ से। एनर्जी की यूनिट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसी एनर्जी को बच्चों हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। अगर यही इलेक्ट्रॉन हम एक मोल ऑफ एटम से निकालते हैं तो उस समय एनर्जी को हम बच्चों किलो जूल पर मोल बोलते हैं। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होती है हमारी, वो 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। तो यहाँ बच्चों आपने इसकी यूनिट देख ली, किस तरह से इसको हम निकालते हैं। अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बच्चों उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, और एक मोल में से निकालना होता है हमें, तो जो एनर्जी का मेजरमेंट होता है वो किलो जूल में होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। हम बात कर रहे थे Na के एटम की, जिसमें से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसमें Na प्लस का निशान आ जाएगा। अब जो ये हमारा कहलाएगा, ये बच्चों हमारा कैटायन हो गया, धनायन जिसको हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस का निशान आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो बच्चों उस पर माइनस का निशान आएगा। आगे वाले स्लाइड्स में हम सक्सेसिव क्रमगत आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे कि पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब हमारी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और उसके बाद उसी आयन में से, धनायन में से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसा कि नाम ही बता रहा है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। लगातार अगर हम एटम में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको हम बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, 3, 4 इससे इंडिकेट करते हैं। M एक एलिमेंट है जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हमारा M+ हो बन गया इसका। अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारी एनर्जी निकली थी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने वाली आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 भी कहते हैं। अब हमारा जो M+ बना था बच्चों, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेते हैं। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इस बार जो एनर्जी हमारी लगेगी उसको हम बोलेंगे IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास इस एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 3, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा होगा वो देखिए। जब बच्चों हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आपको ध्यान है कि ये जो एटम था, हमने 3 कंडीशन रखी थी। ये आइसोलेटेड था, न्यूट्रल था, इसके कोई चार्ज नहीं था इस एटम के ऊपर, और गैसियस स्टेट में। जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये हमारा M+ बन गया। M+ का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब प्रोटॉन जो है ज्यादा है। हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। प्रोटॉन हमारा कहाँ पाया जाता है? इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन। इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है किस तरह से अलग अलग शेल की एनर्जीज दिखाई हुई हैं। E1, E2, E3 जो हम देते हैं, और इलेक्ट्रॉन वहां से उस ऑर्बिट से निकल जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो बराबर थे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर मिल रहे थे उसको हम Z से डिनोट करते हैं। Z का मतलब होता है न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, या फिर हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो Z से दिखाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते ही Z की वैल्यू ज्यादा हो गई, जो कि पहले बराबर थी। अब ज्यादा जो प्लस का निशान है वो थोड़े से माइनस के निशान को अपनी तरफ और जोर से खींचेंगे, जैसा कि यहाँ हो रहा था M+ में। M+ के पास में प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो हमें पता है क्योंकि Z की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हमने दे दी IE2 के फॉर्म में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। अब हमारा बन गया बच्चों M2+। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब प्रोटॉन जो है Z की वैल्यू और ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गए।
अब जो ये Z है, प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर जिस पे प्लस का निशान है, वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा ताकत से खींचेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि लगातार जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, नाभिक के ऊपर आवेश जो प्रोटॉन्स के कारण है वो बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमारी मुश्किल होती जाएगी, जिसके कारण हमें अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू होगी बच्चों इसमें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी सेकंड वाले से, और सेकंड वाले हमारी ज़्यादा होगी फर्स्ट वाले से। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती है जितना कि उसी के अंदर से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ती है। अब ये भी कह सकते हैं हम कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो वैलेंस शेल है, संयोजकता कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जोर लगा रहा है प्रोटॉन वो बढ़ जाता है, इसलिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज रिड्यूस्ड एंड पुल ऑन ईच इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण नाभिक द्वारा लगाए जाने वाला आवेश, प्रोटॉन द्वारा लगाया जाने वाला बल बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन पे हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, जिससे हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएं। पहला फैक्टर जो है बच्चों एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज और जो आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों उसके बीच में ये रिलेशन है, 1 साइज लिखते हैं इसको हम। साइज जितनी छोटी होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बीच में बच्चों प्लस का निशान है, प्रोटॉन है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारा एटम है। साइज छोटी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पास में है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसको निकालना बच्चों मुश्किल होगा। साइज अगर बड़ी होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, उस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है, वो आसानी से हमारा निकल जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है हमारा न्यूक्लियर चार्ज है। नाभिक के ऊपर जो आवेश है जिसको हम Z से बता रहे थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ये, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ये हमारा होता है। तो न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही पाया जाता है, 2 होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन की संख्या 4 होगी तो 4 पॉजिटिव चार्ज। मान लो यहाँ पे बच्चों 1 प्लस का निशान है और यहाँ पे बच्चों 2 प्लस का निशान है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी वाले कोश में से, आखिरी वाले शेल में निकलना होता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना मुश्किल होता है इस इलेक्ट्रॉन को आखिरी वाले वैलेंस शेल में से निकालना। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमें ज़्यादा लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से निकालने के लिए। तो जितना ज़्यादा चार्ज न्यूक्लियस पे होगा बच्चों उतनी ज़्यादा जो है हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए। आगे आने वाले स्लाइड्स में बच्चों कुछ फैक्टर्स हम और पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं उस एलिमेंट का जिसमें से हमें बाहर वाले कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर कोई स्थायी विन्यास है बच्चों तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। स्थायी विन्यास कौन कौन सा होता है हमने पढ़ा है। अगर आधा भरा हुआ कक्षक हो या पूरा भरा हुआ कक्षक हो, उस समय हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने बच्चों बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड पूरा भरा हुआ कक्षक जो है बच्चों वो स्टेबल होता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें वहाँ होती है। हाफ फिल्ड हम कहाँ कहाँ देखेंगे, P में जो होता है बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होते हैं, D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाफ फिल्ड, F में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद में वो आधा भर जाता है, और फुल फिल्ड जो है P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उसको हम फुल्ली फिल्ड बोलेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P है तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। D जो है हमें पता है इसमें 5 होते हैं कक्षक, 5 ऑर्बिट्स होते हैं, पांचों में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हमारा आधा भरा हुआ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। F जो है इसमें 7 होते हैं और इनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो इसको हम हाफ फिल्ड कहते हैं F का कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास P के कॉन्फ़िगरेशन है, 3 कॉन्फ़िगरेशन है P के, एक P1 है, एक P2 है और एक P3 है। इसमें से जो P3 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि आधा भरा हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। उसी तरह से जो D5 है, अगर ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, D5 है, तो इन तीनों में से तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, कम आयोनाइजेशन एनर्जी से ही निकल जाएगा। लेकिन D5 जो है, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जहाँ भी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ कक्षक हमें दिखाई देगा, वहाँ पे हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। अगला जो है हमें पेंट्रेशन इफेक्ट, जिसे कि भेदन क्षमता कहते हैं। हमने जो शेल्स पढ़ी थी S, P, D और F, इनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है भेदने की। S जो होता है इसका शेप हमने देखा था गोल होता है,
P का डंबल शेप होता है, D का डबल डंबल शेप होता है और F का जो है बच्चों 8 फोल्ड, इसमें 8 तरह के डंबल, बहुत फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसका। फैले हुए स्ट्रक्चर होने के कारण जो है न्यूक्लियस का जो है चार्ज उसको अंदर समेट नहीं पाता है, उसको ढक नहीं पाता है। जबकि S जो होता है बच्चों हमारा, वो किस तरह से न्यूक्लियस के चार्ज को ढक लेता है वो देखिए। अगर हमें पूछता है कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों S लिखेंगे हम, क्योंकि S जो है वो न्यूक्लियस के पास भी होता है और न्यूक्लियस के चार्ज को, क्योंकि वो गोल होता है, चारों तरफ से कवर कर लेता है, इस चार्ज को बच्चों बाहर नहीं जाने देता है, न्यूक्लियस के चार्ज को पेंट्रेट नहीं करने देगा। S जो है बच्चों क्लोज है, F जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है हमारा ऑर्बिटल। सबसे मुश्किल होती है हमें इलेक्ट्रॉन निकालने की बच्चों S से, क्योंकि इसका पेंट्रेशन पावर जो है न्यूक्लियस का वो खत्म कर देता है, न्यूक्लियस के चार्ज को बच्चों ये बाहर नहीं जाने देता है और ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में भी होता है। तो जब भी हमारा कंपेयर करने को आता है बच्चों SPDF की पेंट्रेशन पावर की, तो हम कह सकते हैं S जो है वो पूरी तरह से न्यूक्लियस के इफेक्ट को ढक लेता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। F जो होता है हमारा बच्चों ये फैला हुआ होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी सी एनर्जी पे आसानी से निकल जाता है। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे बच्चों किस तरह से पीरियड और ग्रुप में ये वेरिएट होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है कि बढ़ती है, ऊपर से नीचे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाने पर। आवर्त में किस प्रकार से ये चेंज होती है वो देखते हैं हम। लेफ्ट से जब हम राइट में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ में। पीरियड नंबर 2 का एग्जांपल हम बच्चों ले लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जब यहाँ से यहाँ जाते हैं हम देखते हैं कि Z की वैल्यू बढ़ती है और न्यूक्लियर चार्ज बच्चों हमारा बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बच्चों हमारी बढ़ेगी। Z यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो हमारी Z की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पीरियड में जो है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब अलॉन्ग ग्रुप लेते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज हमारी बढ़ती है बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, कक्षक की संख्या बढ़ जाती है। ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल और ये 4 शेल। नीचे जाएंगे तो हमारी साइज जो है बच्चों बढ़ जाएगी। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में, क्योंकि पोटेशियम की साइज हाइड्रोजन की साइज से बड़ी है। इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में से हमें निकालना है वो न्यूक्लियस से दूर है, हाइड्रोजन से निकालना है वो न्यूक्लियस के पास में है। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है घटती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है बच्चों, वो ग्रुप में और पीरियड में बिल्कुल सेम रहती हैं। उनके घटने और बढ़ने में हमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों आगे आने वाले स्लाइड्स में समझने के लिए। हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जा रहे हैं हम, पीरियड्स के एग्जांपल है ये। हमें पता है कि Z की वैल्यू जो है बढ़ेगी, इसलिए हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बच्चों बढ़ेगी। अब एक चीज बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हम जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ रही है। जब यहाँ से नीचे जाएंगे बच्चों तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है घटेगी। यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ भी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बच्चों घटेगी। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें पीरियोडिक टेबल में कहाँ देखने को मिलेंगी बच्चों? इस वाली पोजीशन पे देखने को मिलती है, जो कि हीलियम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पर होती है? हीलियम में होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन पीरियोडिक टेबल में। और सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों कहाँ होगी? यहाँ पे जो एलिमेंट होता है इसके सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी हमें देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल में। इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं बच्चों, 1s2। ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। S जो है न्यूक्लियस के बहुत पास में है, न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर नहीं जाने दे रहा है, सारा का सारा चार्ज जो है S पे ही लग रहा है और उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज अधिक अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक नंबर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम देखते हैं कि बच्चों पीरियोडिक टेबल की बात जब हम करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़नी चाहिए। यही हमारा जनरल ट्रेंड होता है, यही हमें देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन अक्सर बच्चों ऐसा नहीं होता है, हमें कुछ जगह पे एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं और
लगातार इंक्रीज जो है हमें आयनाइजेशन एनर्जी में देखने को नहीं मिलता है। वो एक्सेप्शंस क्यों है उसको समझने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। एक्सेप्शंस को हम अपवाद कहते हैं। तो जो हमारा होना चाहिए था सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमारे बच्चों, इसकी होनी चाहिए थी नियॉन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, बोरॉन की, बेरिलियम की और लिथियम की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बीच में कुछ गड़बड़ होती है। देखिए वो कैसे होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं इसके लिए। लिथियम का हो जाएगा 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। कार्बन का हमारा हो जाएगा बच्चों 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। बच्चों हम यहाँ देखते हैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में जो कि नाइट्रोजन का है और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में जो कि नियॉन का है, हमारा p वाला ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है और पूरा भरा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे नाइट्रोजन की वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन जो है यहाँ आ जाएगा कूद कर। ये वाला भी पूरा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, ये हमारा पूरा भरा हुआ है। अब क्योंकि बच्चों ये भी फुल फिल्ड है, बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन की जो है बच्चों वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस जो है बेरिलियम बोरॉन में और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हमें देखने को मिलता है। तो हमारी जो सीरीज बन जाती है आयनाइजेशन एनर्जी वाली वो बन जाएगी। सबसे ज़्यादा हमारी हो जाएगी नियॉन की, फिर हो जाएगा फ्लोरीन, फिर हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और सबसे कम जो है हमारा लिथियम आ जाए। तो जब भी हमें लिथियम वाली सीरीज देखने को मिले तो उसके लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम जो है बच्चों ये बताएंगे। थर्ड वाला ग्रुप देख लेते हैं हम। इसमें भी जो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमको आयनाइजेशन एनर्जी की सीरीज हमें लिखनी है। ये हमारा 3s2 कॉन्फ़िगरेशन है, S पूरा भरा हुआ है। इसके बाद में हम बात करेंगे फॉस्फोरस की, जहाँ पे 3p3 है, P आधा भरा हुआ है और लास्ट वाला जो है ये हमें पता है कि 3p6 होता है, P जो है हमारा पूरा भरा हुआ है। तो जो ट्रेंड लिखेंगे हम सीरीज में देखने को जो हमें मिलता है आयनाइजेशन एनर्जी का वो हो जाएगा सबसे कम हमारी सोडियम की, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और लास्ट में हमारा आ जाएगा बच्चों आर्गन। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब हमें कौन सा ट्रेंड देखने को मिलता है वो देखिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पोटेशियम रेडियो एक्टिव होता है जो बच्चों यहाँ पाया जाता है, उसको हम यहाँ नहीं देखेंगे। हमें पता है कि नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन जो है शेल बढ़ने के कारण दूर हो गया है, तो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चों वो कम हो जाएगी। अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया है कि जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बच्चों बढ़ रही थी और यहाँ से यहाँ जाने पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम हो रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था आपको हीलियम की होती है हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, और यहाँ जो है सीजियम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम, रेडियम नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम हो जाएगी। इस तरह से हमारी सीरीज ये बन सकती है। सबसे कम जो है हमारी वो रेडियम की हो जाएगी और इस तरह का जनरल ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा था लिथियम वाली सीरीज में भी और यहाँ भी। आगे आने वाले स्लाइड्स में बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे समझने के लिए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ऑक्सीजन जो है बच्चों 8 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो 2p4 में से निकलेगा। 2p को हम इस तरह से बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गए और हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, O के ऊपर 1 प्लस का निशान आ जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। P में 3 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इनके अंदर से हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है IE फर्स्ट के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा बच्चों यहाँ से निकलेगा, ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि आधा भरा हुआ है, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत जोर आएगा, बहुत एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो जो नाइट्रोजन होता है बच्चों इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है
वो ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन जो होता है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से निकल रहा है। नाइट्रोजन में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक इलेक्ट्रॉन और ये हमारा खाली हो गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों नाइट्रोजन में से, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोलेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा बच्चों ये वाला निकलेगा, हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगा, 2 डब्बे हमारे खाली हो जाएंगे। ऑक्सीजन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हमारा निकलेगा उसको हम IE2 बोलेंगे। अब यहाँ जो है जो हम देखेंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, आधा भरा हुआ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यहाँ से निकलेगा। तो हमने देखा कि जो नाइट्रोजन था इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा थी, क्योंकि फर्स्ट वाला जो था हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था। ऑक्सीजन जो है इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों वो एक आधे भरे हुए कक्षक में से निकल रहा है। नाइट्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए कक्षक में से निकल रहा था, ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है आधे भरे हुए कक्षक में से निकल रहा है। एक एग्जाम्पल बच्चों और कर लेते हैं इसको समझने के लिए। क्रोमियम और मैंगनीज दिया हुआ है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंगनीज में 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रोमियम जो है बच्चों एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है ये, इसमें 3d4 यहाँ जो है 3d4 बच्चों में देखने को नहीं मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4s1 3d5। और मैंगनीज जो है बच्चों उसमें लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4s2 3d5। अब हमें दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैसे निकलेगा वो देखिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर वाली शेल से निकलता है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसको IE1 के द्वारा निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्रोमियम के ऊपर एक प्लस का निशान आ गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों वो हमारा इसमें से निकलेगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला था बच्चों यहाँ से निकलेगा। दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा वो हम यहाँ देखते हैं। मैंगनीज जो था बच्चों उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन दोनों में ही 4s से निकल रहा है, यहाँ भी 4s से निकल रहा है, यहाँ भी 4s से निकल रहा है। मैंगनीज जो है उसमें न्यूक्लियर चार्ज Z की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ क्रोमियम में मैंगनीज के कंपैरिजन में Z की वैल्यू बच्चों कम है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों ज़्यादा होती है। तो हम जो आंसर लिखेंगे कि मैंगनीज जो होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो ज़्यादा है क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। अब मान लीजिए बच्चों इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, हमें एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो जो एनर्जी होगी वो हमारी IE2 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, ये 4s तो खाली हो चुका है, 3d से निकलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन। अब 3d जो है वो आधा भरा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो IE2 जो है बच्चों इसकी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा वाला भी 4s से ही निकलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है वो अब यहाँ निकल जाएगा, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 जो है वो क्रोमियम से कम होगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इस पे 2 प्लस के निशान आ जाएंगे। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एक करके निकलते हैं और उनको हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा दिखाते हैं, IE1 और IE2। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा न्यूक्लियर चार्ज Z पे डिपेंड करती है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे। कुछ एग्जाम्पल्स हम और कर लेते हैं। नाइट्रोजन और N+ जो है बच्चों इसके आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कंपेयर करनी है। जब दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम हो तो हमें एक रूल जो फॉलो करना है बच्चों ये है, सेम एलिमेंट के लिए बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। जब भी हमारे एलिमेंट सेम हो, उनको कंपेयर करना हो, उनके आयोनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करना हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, 1 है, 2 है या 3 है, क्योंकि हमें पता है कि I3 जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड होती है वो सेकंड से ज़्यादा होती है, सेकंड जो होती है वो फर्स्ट से ज़्यादा होती है। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 7 ही प्रोटॉन्स हैं, N+ है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p3। इसका हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अगर आपका आंसर है कि जो ऊपर वाला है N जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारा मुश्किल है, क्योंकि इसके पास में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, स्टेबल जो होता है, तो आपका आंसर बच्चों गलत है। मैंने अभी भी आपको रूल बताया है कि जब एलिमेंट सेम हो, दोनों एलिमेंट यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी कौन से आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, यहाँ जब नाइट्रोजन में से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा
तो हमारा N+ बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी थी उसको हम IE1 कह रहे थे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो उसको हम IE2 बोलेंगे और हमारा 2+ वाला नाइट्रोजन बनेगा। अब जब बच्चे बात करते हैं हम N की और N+ की, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम बोलेंगे IE1 और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बच्चों इसको हम बोलेंगे IE2। और मैंने अभी भी आपको रूल बताया है IE2 की वैल्यू हमेशा IE1 से ज़्यादा होती है। तो इस वाले केस में जिसमें N के ऊपर प्लस का निशान है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है N के कंपैरिजन में, न्यूट्रल N के कंपैरिजन में। तो N+ के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो N के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी थी। दोबारा सुनेंगे ध्यान से, जो N+ के लिए बच्चों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी, इस नीचे वाले के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो ऊपर वाले के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी थी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों ग्रुप के देख लेते हैं, जो एक्सेप्शंस वहाँ हमें देखने को मिलती हैं। 13th ग्रुप है हमारा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। हमें पता है कि जब हम इस तरह से ग्रुप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि साइज हमारी बढ़ती है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी कम होती है। तो जो ऑर्डर हमें देखने के लिए मिलना चाहिए बच्चों वो ये होता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हमारा जो ऑर्डर हमें देखने को मिलता है बच्चों वो देखिए हम इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जब हमने ग्राफ बनाया बच्चों इनके आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। जब हम ग्राफ के द्वारा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों बोरॉन की होती है, उसके बाद में हमारे थैलियम की है, फिर गैलियम की है, फिर एल्युमिनियम की है और सबसे लास्ट में जो है बच्चों हमारा इंडियम है। हमारा ऑर्डर जो देखने को मिलता है बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडियम, ये हमारा ऑर्डर हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जीज का। और बच्चों ऐसा क्यों होता है वो आप एटॉमिक साइज वाला जो मेरे वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। हेलियम जो होता है बच्चों लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटी होने के कारण बच्चों लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज छोटी होती है और साइज छोटी होने के कारण इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ हम रीज़न दे सकते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इसीलिए थैलियम जो है बच्चों जो लास्ट में था वो देखो कहाँ बीच में आ गया, बोरॉन के जस्ट बाद में। गैलियम जो है वो भी आगे आ गया है। उसका रीज़न जो होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, संक्रमण संकुचन इसे कहते हैं। ये हमारे डी के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। डी जो है अच्छी तरह से स्क्रीनिंग नहीं कर पाता है, शील्ड नहीं कर पाता है, तो हमारा साइज गैलियम का छोटा हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी बढ़ जाती है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एफ के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। एफ जो है वो अच्छी तरह कवच का काम नहीं कर पाता है, न्यूक्लियस का चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए हेलियम जो है उसकी साइज़ छोटी होती है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ जाती है। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। थैलियम के केस में एफ के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है और गैलियम के केस में डी के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। आगे हम इसके बारे में और देख लेते हैं। 14th ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। साइज़ बढ़ती है हमारी, नीचे जाने पर साइज़ बढ़ेगी तो हमारे बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, लेड जो है बच्चों टिन के ऊपर आ जाता है। रीज़न वही है यहाँ पे भी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसकी साइज़ जो है लेड की छोटी हो जाती है। जहाँ साइज़ छोटी होगी वहाँ हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो बच्चों बढ़ जाएगी। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एफ के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। हमारा ऑर्डर हो जाएगा, जो ऑर्डर हमें यहाँ देखने को मिलेगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर हमारा पीबी आ जाएगा, लेड और फिर ये टिन हो जाएगा। अगली स्लाइड में बच्चों हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है उसको आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे किस तरह से डिसाइड करेंगे वो देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी हमने देखा था बच्चों, अगर वो कम होती है तो इलेक्ट्रॉन हमारा आसानी से, और इलेक्ट्रॉन आराम से कहाँ से निकलता है बच्चों, मेटल से निकलता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों ज़्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है आराम से नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से नहीं निकलते बच्चों, नॉन मेटल से नहीं निकलते हैं आसानी से। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी बच्चों वो मेटल होगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो बच्चों नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। हम देखते हैं कि बच्चों जब हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ती है।
और नीचे जाने पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है घटती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ मेटल होंगे क्योंकि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और यहाँ पे हमारे नॉन मेटल होंगे क्योंकि इस तरफ जाने पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। और जब ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम कहाँ पे है, यहाँ पे है नीचे की तरफ। तो यहाँ हमारे मेटल्स हो जाएंगे। तो नीचे जाने पे जो है बच्चों हमारे मेटल्स जो है मेटेलिक कैरेक्टर जो बढ़ेगा। तो ऊपर वालों के कंपैरिजन में नीचे वाले ज़्यादा मेटेलिक होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वालों के कंपैरिजन में राइट हैंड साइड वाले जो होते हैं बच्चों हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ मेटल्स पाए जाएंगे और कहाँ नॉन मेटल्स पाए जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो हम कह सकते हैं कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, धात्विक प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी कम होती है, डिक्रीज होती है। और ऊपर से नीचे जाने पर हमारा मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, धात्विक प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, वो हमारी इंक्रीज होती है। अब हम मेटल के ऑक्साइड्स की बात में कर लेते हैं। हमने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो बच्चों वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और मेटल्स जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे नॉन मेटल्स होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाता है। ऑक्साइड्स देखिए, मेटल की सारी ऑक्साइड्स जो होती है बच्चों, मेटल की ऑक्साइड्स जो होती है बच्चों वो बेसिक नेचर की होती हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा उसका क्षारीय प्रकृति, उतनी ज़्यादा उसके ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। हम कह सकते हैं कि इस साइड जो है बेसिक कैरेक्टर जो होता है हमारा, क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है वो डिक्रीज होगी, और ऊपर से नीचे जाने पे हमारी बेसिक कैरेक्टर जो होता है, क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है बच्चों इंक्रीज करेगी। अब अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो जिस साइड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है उस साइड हमारा एसिडिक कैरेक्टर जो है बच्चों इंक्रीज होगा, और जिस साइड हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है उस साइड हमारा एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय प्रवृत्ति जो है बच्चों डिक्रीज। जो एरो है ऊपर और नीचे का निशान, ऊपर मतलब बढ़ना एरो का मुंह, और नीचे की तरफ अगर मुंह है एरो का इसका मतलब घटना। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी के बिहाफ पे बच्चों मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में बता सकते हैं, उनके बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में बता सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसको क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल्स करने से पहले बच्चों मैं इसको आपके लिए फॉर्मूले के रूप में लिख देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो हमारा मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर भी हमारा ज़्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो हमारा नॉन मेटलिक अधात्विक प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा है, और हमारा एसिडिक जो है बच्चों, एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर वो ज़्यादा है। इस तरह से हम इसको फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकें। ये लिथियम ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है, ये पोटेशियम के ऑक्साइड है। इनको हमें बेसिक नेचर के हिसाब से एसिड करना है तो हम ग्रुप के हिसाब से लगा लेते हैं इनको, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नीचे जाने पे हमारा मेटेलिक कैरेक्टर जो है बच्चों बढ़ता है। हमें पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी हमारा बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर हमारा किसका होगा, A2O का होगा, उसके बाद में Na2O का हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा लिथियम का ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर का हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन जो हैं ये दिए हुए हैं, इनके ऑक्साइड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों हम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स लेंगे। मैं ऑक्साइड्स आपके लिए लिख रही हूँ। Be2O है, B2O3 है बोरॉन का ऑक्साइड, N2O5 है, CO2 है। हमें पता है कि जब बेरिलियम से नाइट्रोजन की तरफ हम जाएंगे बच्चों तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूले में बताया है। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा हमारा बच्चों नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फिर हमारा बोरॉन का हो जाएगा, और लास्ट में हमारा बेरिलियम का ऑक्साइड जो है बच्चों वो हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी का वीडियो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।